नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब युवाल नोआ हरारी की सेपियंस मानव प्रजाति का संक्षिप्त इतिहास के हिंदी सारांश पर बात करने वाले हैं। ये वो किताब है जिसने वाकई दुनिया भर में लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, बिल्कुल। ये समझना कि हम इंसान मतलब होमो सैपियंस आखिर इस ग्रह पर इतने हावी कैसे हो गए, ये कहानी अपने आप में बहुत रोचक है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस सारांश के जरिए कुछ बड़े सवालों के जवाब टटोलें, जैसे हम इतने सारे इंसानी रिश्तेदारों के बीच सबसे कामयाब कैसे बने। हाँ, और वो कौन सी बड़ी क्रांतियां थी जिन्होंने हमें बदला, मतलब सोचने की क्रांति, फिर खेती की और फिर विज्ञान की। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो सारांश के आखिर में आता है कि भाई हमारा भविष्य क्या है? क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से, उस वक्त से जब हम इस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे। हाँ, ये बात ही अपने आप में चौंकाने वाली है। मतलब सारांश बताता है कि हमारे कई भाई बंधु थे, हम्म नियांडरथाल, डेनिसोवन और भी कुछ तो हमसे ज्यादा ताकतवर भी रहे होंगे। बिल्कुल, शारीरिक रूप से निएंडरथाल शायद हमसे मजबूत थे, दिमाग भी उनका बड़ा था। तो फिर क्या हुआ कि बस हम ही बच गए? हाँ। हमारे पास ऐसी क्या खास बात थी, कोई सीक्रेट वेपन? सीक्रेट वेपन तो नहीं, पर हाँ, एक ऐसी चीज थी जो बाकियों के पास शायद उतनी विकसित नहीं थी, और वो थी हमारे दिमाग की एक खासियत, कल्पना करने की शक्ति। कल्पना? मतलब सपने देखना? सपने देखना भी, पर उससे कहीं ज्यादा। हम ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते थे और उन पर सामूहिक रूप से विश्वास कर सकते थे जो असल में है ही नहीं। अच्छा, जैसे कि? जैसे देवता, राष्ट्र, कानून, कंपनियां, पैसा। ये सब क्या है? ये सब कहानियां हैं, अमूर्त विचार, पर हम सब इन पर यकीन करते हैं। हाँ, ये बात तो है। पैसे पर तो पूरी दुनिया यकीन करती है। बिल्कुल। और इसी सामूहिक विश्वास ने, इन साझा कहानियों ने हमें वो ताकत दी जो किसी और जानवर के पास नहीं है। हजारों लाखों अजनबियों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता। इसी को संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। अच्छा, तो हमारी भाषा सिर्फ शेर आ रहा है बताने के लिए नहीं थी? नहीं, वो तो दूसरे जानवर भी कर लेते हैं। हमारी भाषा गपशप करने, कौन भरोसेमंद है ये बताने, और सबसे जरूरी, ये काल्पनिक कहानियां गढ़ने और उन पर विश्वास करने के लिए विकसित हुई। वो गॉसिप थ्योरी का जिक्र है ना सारांश में। हाँ हाँ, कि गपशप से बड़े सोशल ग्रुप्स बने। एग्जैक्टली। तो निएंडरथल शायद एक छोटे ग्रुप में शिकार कर सकते थे, पर हजारों सैपियंस एक देवता या एक राजा के नाम पर एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ सकते थे। ये फर्क था। समझ गए। तो ये सोचने की शक्ति हमें मिली। पर उस जमाने का जीवन कैसा था जब हम शिकारी संग्राहक थे? हम तो सोचते हैं बड़ा मुश्किल रहा होगा। यहीं पर सारांश एक और दिलचस्प बात सामने रखता है। शायद वो जीवन उतना मुश्किल नहीं था जितना हम सोचते हैं, बल्कि कुछ मामलों में शायद बेहतर था। बेहतर कैसे? देखिए, वो लोग बहुत तरह की चीजें खाते थे, फल, कंदमूल, छोटे मोटे जानवर, तो पोषण शायद बेहतर था, और उन्हें शायद दिन में बस कुछ घंटे ही काम करना पड़ता था। ओह, मतलब 9 to 5 वाला सीन नहीं था? बिल्कुल नहीं, काफी खाली समय होता था उनके पास, आराम करने, खेलने, गपशप करने के लिए। आज के औसत ऑफिस वर्कर से शायद ज्यादा सुकून में थे वो। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिर एक और चीज, सारांश ये भी कहता है कि जहां जहां सेपियंस गए वहां बड़े जानवर खत्म हो गए। मैमथ, वो बड़े वाले स्लॉथ। हाँ, ये हमारी कहानी का एक अंधेरा पहलू है। ये शायद पहला बड़ा पर्यावरणीय संकट था जो इंसानों ने पैदा किया। हमारी बेहतर तकनीक और सहयोग की क्षमता का इस्तेमाल हमने शिकार में किया और कई प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। तो क्या ये हमारी तरक्की की कीमत थी जो हमने शुरुआत से ही चुकानी शुरू कर दी? ऐसा लगता है। ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। खैर, सोचने की ताकत आ गई, लेकिन फिर इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। खेती, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। पर आप कह रहे थे सारांश से इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहता है। हाँ, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। हम तो इसे सभ्यता की नींव मानते हैं, तो ये धोखा कैसे हुआ? धोखा इसलिए क्योंकि ये एक तरह का जाल था। लगा कि भाई अब अपना खाना खुद उगाएंगे तो खाने की कमी नहीं होगी, जीवन स्थिर हो जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? स्थिरता तो आई, पर बहुत भारी कीमत पर। पहली बात, किसानों को शिकारी संग्राहकों से कहीं ज्यादा घंटों तक मेहनत करनी पड़ती थी, कमर तोड़ मेहनत। अच्छा। दूसरी बात, उनका खाना बहुत सीमित हो गया। पहले जहां दर्जनों चीजें खाते थे, अब ज्यादातर गेहूं, चावल या मक्के पर निर्भर हो गए। इससे पोषण कम हुआ, बीमारियां बढ़ी। ओह, और एक जगह बसने से भी तो दिक्कतें आई होंगी। बिल्कुल, गंदगी बढ़ी, बीमारियां तेजी से फैली, और जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि वापस पुराने जीवन में लौटना नामुमकिन हो गया।
इसे ही हरारी लग्जरी ट्रैप कहते हैं। गेहूं उगाना एक सुविधा की तरह शुरू हुआ, पर धीरे धीरे हम उसके गुलाम बन गए। बाप रे, मतलब बेहतर जिंदगी के चक्कर में और फंस गए। लेकिन इस खेती से खाना तो ज्यादा पैदा हुआ होगा, सरप्लस? हाँ, सरप्लस हुआ, और इसी सरप्लस ने समाज को पूरी तरह बदल दिया। कैसे? अब सबको खेती करने की जरूरत नहीं थी, तो कुछ लोग दूसरे काम करने लगे। कोई शासक बन गया, कोई पुजारी, कोई सैनिक, कोई कारीगर। विशेषज्ञता आ गई। अच्छा, यहीं से क्लास सिस्टम वगैरह शुरू हुआ। हाँ, गांव बड़े होकर शहर बनने लगे। लाखों लोगों को साथ रखना था, तो नियम कानून, सरकार, राजा, नौकरशाही, इन सब की जरूरत पड़ी। और इन सब को जोड़ने के लिए फिर से वही कहानियां। बिल्कुल। राजा का दैवीय अधिकार है, या फला देवता का हुक्म है, या राष्ट्र सबसे ऊपर है, ये सब मिथक ही तो थे जिन्होंने इतने बड़े समाज को एक साथ बांधा। और शायद इसी सब मैनेजमेंट के लिए लिखने की जरूरत पड़ी होगी। एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है, जैसा सारांश बताता है, कि पहली लिखावट कोई कविता या कहानी नहीं थी, वो थी हिसाब किताब। हिसाब किताब मतलब बही खाते। हाँ, कितना अनाज आया, कितना टैक्स दिया, किसका कितना उधार है। सुमेर के मंदिरों में मिली शुरुआती तख्तियां यही सब बताती हैं। जरूरत हिसाब रखने की थी। और क्या यही से समाज में ऊंच नीच भेदभाव भी ज्यादा पक्का हो गया? दुख की बात है, पर हाँ, जिसके पास ज्यादा जमीन या अनाज था वो ज्यादा ताकतवर हो गया। शासक और शासित, अमीर और गरीब का फर्क साफ हो गया। जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव ने गहरी जड़ें जमा ली। कृषि ने हमें सभ्यता दी, पर साथ में स्थायी विभाजन भी दे दिए। तो कृषि क्रांति ने हमें जोड़ा भी और तोड़ा भी। अब दुनिया में अलग अलग समाज बन गए थे। ये सब फिर एक कैसे हुए? मतलब एक ग्लोबल विलेज की तरफ कैसे बढ़े? सारांश में वो इतिहास के तीर वाली बात है। हाँ, इतिहास का तीर, यानी हिस्ट्री ज़ैरो। इसका मतलब है कि अगर आप लंबे दौर में देखें तो इतिहास की दिशा हमेशा एकीकरण की तरफ रही है। छोटी छोटी संस्कृतियां मिलकर बड़ी होती गईं, दुनिया जुड़ती गई। और इसे जोड़ने वाली ताकतें कौन सी थी? सारांश 3 बड़ी ताकतों का जिक्र करता है। हाँ, 3 मुख्य ताकत थी जिन्होंने दुनिया को जोड़ा। पहली और शायद सबसे असरदार थी पैसा। पैसा? वो कैसे? पैसा कमाल की चीज है। ये शायद अकेली ऐसी कहानी है जिस पर आज लगभग हर इंसान यकीन करता है, चाहे वो किसी भी देश, धर्म या संस्कृति का हो। डॉलर या सोने को हर कोई मानता है। इसने अजनबियों के बीच व्यापार को आसान बना दिया। इसने दुनिया को आर्थिक तौर पर एक कर दिया। हाँ, ये तो है। और दूसरी ताकत? दूसरी ताकत थी साम्राज्य। साम्राज्यों ने अक्सर लड़ाई और कब्जे के जरिए अलग अलग लोगों को एक झंडे के नीचे लाया। इसमें जुल्म तो हुआ, पर इसने बड़े पैमाने पर विचारों, टेक्नोलॉजी, कानूनों और भाषाओं को भी फैलाया। रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, इन्होंने दुनिया को चाहे जबरदस्ती ही सही जोड़ा। और तीसरी ताकत क्या थी? तीसरी बड़ी ताकत थी धर्म। विश्व धर्मों ने करोड़ों लोगों को सीमाओं के पार साझा मूल्यों और विश्वासों पर एकजुट किया। जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म। हाँ, इन्होंने एक यूनिवर्सल नैतिकता और पहचान देने की कोशिश की। तो पैसा, साम्राज्य और धर्म, इन तीनों ने मिलकर धीरे धीरे मानवता को एक वैश्विक स्टेज पर ला खड़ा किया। ठीक है, तो दुनिया जुड़ रही थी। अब आते हैं उस दौर पर जिसने आज की मॉडर्न दुनिया बनाई, वैज्ञानिक क्रांति। लगभग 500 साल पहले क्या बदला यहाँ? सबसे बड़ा बदलाव सोच में आया। वो थी ये स्वीकृति कि हमें सब कुछ नहीं पता। इसी को सारांश अज्ञान की खोज, डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस कहता है। मतलब पहले मानते थे कि सब पता है। हाँ, पहले ज्ञान का आधार पुरानी किताबें या धर्म ग्रंथ होते थे। माना जाता था कि जो जानना जरूरी है वो सब उनमें लिखा है। वैज्ञानिक क्रांति ने कहा, नहीं, असली ज्ञान प्रयोग करने, ध्यान से देखने और नतीजों को मानने से मिलेगा, चाहे वो पुरानी बातों के खिलाफ ही क्यों न हो। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल। अपनी अज्ञानता को मानना ही ज्ञान की तरफ पहला कदम बना। ये तो सोच का बिल्कुल नया तरीका था। अच्छा, सारांश में विज्ञान और साम्राज्य का जिक्र है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पिछले 500 सालों में विज्ञान की तरक्की और यूरोप का दुनिया भर में फैलना, ये साथ साथ हुआ, एक दूसरे के सहारे। कैसे? विज्ञान ने यूरोप को बेहतर हथियार, जहाज, नक्शे, दवाइयां दी, जिससे उन्हें दुनिया पर कब्जा करने में मदद मिली। और साम्राज्यों ने पैसा लगाकर वैज्ञानिक खोजों को सपोर्ट किया। कैप्टन कुक या डार्विन की यात्राएं शाही मिशन थे। विज्ञान ने साम्राज्य को ताकत दी, साम्राज्य ने विज्ञान को पैसा और डेटा दिया। और
ऐसी माहौल में पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म भी आया। हाँ, पूंजीवाद का मूल मंत्र है भविष्य में मुनाफे की उम्मीद पर आज पैसा लगाना, मतलब क्रेडिट या कर्ज। ये सोच कि कल बेहतर होगा, पैसा बढ़ेगा, इसने व्यापार और उद्योग को जबरदस्त बढ़ावा दिया। जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह। हाँ, वो सिर्फ व्यापार नहीं करती थी, वो सेना लगती थी, लड़ाइयां लड़ती थी, इलाके जीतती थी, सब मुनाफे के लिए। तो विज्ञान, साम्राज्य और पूंजीवाद, ये तिकड़ी एक साथ काम कर रही थी। और फिर आई इंडस्ट्रियल क्रांति, मशीनें, फैक्ट्रियां, भाप, कोयला, जिसने उत्पादन को हजारों गुना बढ़ा दिया, ऊर्जा के नए स्रोत मिले, इंसान के प्रकृति पर पकड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, शहर बड़े हुए, आबादी आसमान छूने लगी। और इसके साथ ही सारांश कहता है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म एक नए धर्म जैसा बन गया। हाँ, ये सोच कि ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना और इस्तेमाल करना ही जीवन का लक्ष्य है, ये बहुत मजबूत हो गई। इसने इकोनॉमी को तो चलाया, पर इसके अपने सवाल हैं। इस सब ने मिलकर समाज को कैसे बदला? पूरी तरह से। सारांश कहता है कि हम अब एक स्थायी क्रांति के दौर में जी रहे हैं। मतलब बदलाव अब रुकता नहीं है। हर कुछ साल में नई टेक्नोलॉजी, नए जीने के तरीके आ जाते हैं। पहले समाज सदियों तक एक जैसे रहते थे, अब बदलाव ही नॉर्मल है। परिवार, समुदाय सब बदल रहा है। सब कुछ। हम इतिहास के शायद सबसे तेज रफ्तार वाले दौर में हैं। इतनी तरक्की, इतनी ताकत, पर क्या इंसान ज्यादा खुश हुआ? सारांश इस सवाल पर भी आता है। और जवाब शायद उतना सीधा नहीं है। शायद नहीं। मतलब इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी खुशी नहीं बढ़ी? जरूरी नहीं। सारांश इस सोच को चुनौती देता है। हो सकता है एक औसत शिकारी संग्राहक आज के औसत इंसान से ज्यादा संतुष्ट रहा हो। उसके पास सामान कम था, पर शायद तनाव कम था, रिश्ते मजबूत थे। खुशी शायद बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अंदरूनी उम्मीदों पर निर्भर करती है कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या मिलता है, उसका गैप। हाँ, कुछ वैसा ही। हमने दुनिया तो जीत ली, पर शायद खुद को खुश रखना नहीं सीखा। ये तो सोचने वाली बात है। और अंत में सारांश भविष्य की बात करता और थोड़ी चिंता भी जताता है। होमो सैपियंस का अंत, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अब हमारे हाथ में ऐसी तकनीक आ रही हैं, जैसे जीन एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिमाग को मशीन से जोड़ना, साइबॉर्ग वगैरह। हाँ, इनसे हम शायद इंसान को ही बदल दें। हम शायद ऐसे जीव बना लें जो हमसे बहुत अलग हों, बहुत ज्यादा काबिल हों। सवाल यह है कि क्या वो इंसान कहलाएंगे? क्या हम होमो सेपियंस की कहानी के आखिरी पन्ने लिख रहे हैं? ओह, मतलब हम खुद को ही अपग्रेड करके कुछ और बन जाएंगे। ये एक संभावना है। हम क्या बनना चाहते हैं? इस नई ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये आज के सबसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना होगा। तो इस पूरी कहानी का, सैपियंस की इस लंबी यात्रा का सार क्या निकला? क्या है वो मुख्य बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारी ताकत हमारी कल्पना में है, उन कहानियों में जिन पर हम सब मिलकर विश्वास करते हैं, चाहे वो धर्म हो, राष्ट्र हो या पैसा। इसी ने हमें सहयोग करना सिखाया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि हमारी हर बड़ी तरक्की, जैसे खेती या उद्योग, उसकी एक कीमत भी रही है। असमानता बढ़ी, पर्यावरण को नुकसान हुआ, शायद खुशी भी कम हुई। और पैसा, साम्राज्य, धर्म ने जोड़ा जरूर, पर अक्सर टकराव से। और अब विज्ञान ने हमें भगवान जैसी ताकत दे दी है, पर यह समझ नहीं दी कि उसका करें क्या। जैसा सारांश कहता है, हम शक्तिशाली तो बन गए हैं, पर दिशाहीन है। बिल्कुल। और वो एक लाइन जो शायद सब कुछ कह देती है, मनुष्य इसलिए हावी हुआ क्योंकि वो कहानियां गढ़ सकता है और उन पर सामूहिक रूप से विश्वास कर सकता है। हमारी सच्चाई काफी हद तक हमारी कहानियों से बनती है। सही कहा। और ये हमें उस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जो सारांश ने उठाया है। क्या हमारी बनाई तकनीक ही हमें खत्म कर देगी, या इतना बदल देगी कि हम ही ना रहें? जीन एडिटिंग, एआई, क्या ये होमो सेपियंस के अध्याय का अंत है? क्या हम वाकई अपनी कहानी का अंत खुद लिख रहे हैं? ये सोचने वाली